नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। खड़गे जी की सभा स्थल का शुद्धिकरण, आरएसएस बीजेपी का असली चेहरा। दूसरा, सीजेपी सीजन 2 आ रहा है। तीसरा, जस्टिस वर्मा को बचाने में कामयाब भाजपा सरकार। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का आर्थिक सहयोग या कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपके हम इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि चैनल को चलाने में हमें पैसे की ज़रूरत है और आपसे अपेक्षा है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो सबसे पहली बात, खड़गे जी की सभा स्थल का शुद्धिकरण, आरएसएस बीजेपी का असली चेहरा। 8 तारीख को जब राहुल गांधी प्रयागराज में हुंकार भर रहे थे, उसी दिन खड़गे साहब हल्द्वानी उत्तराखंड में एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ का तो आपने नज़ारा सुन ही लिया था कि राहुल गांधी की सभा स्थल में गंदा पानी लाके, जो मतलब सीवर का पानी है, वो वहाँ पे छोड़ा गया था। वहाँ पे कोई सीवर टैंक नहीं था, वहाँ नहीं था, लेकिन ये वहाँ पे इसलिए छोड़ा गया था कि जिससे राहुल गांधी की सभा को डिस्टर्ब किया जा सके। खड़गे जी की सभा हो गई। खड़गे जी आक्रामक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और 84 साल की उम्र में भी बिल्कुल मतलब नौजवान की तरह वो आगे आगे चलते हैं। सभा 8 को ख़त्म हो गई। 10 तारीख को, ये कल सारे न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है, एक श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन, बीजेपी वही जो अंबानी जी की तरह ना, एक के बाद दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी, छठी कंपनी, इतनी कंपनी बना दो, उसी तरह से आरएसएस भी काम करती है। आरएसएस एक संगठन, दो संगठन, फलाना संगठन, दिमागा संगठन, आगे का संगठन, पीछे का संगठन, ये सब करती है। तो उसी में श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप समझ गए कि कौन लोग हैं। और उसमें पांडे जी एक हैं, उसके कुछ करता, उन्होंने 10 अगस्त को वहां का शुद्धिकरण किया। अब भाई, ये बीजेपी की, आरएसएस की बार बार की आदत हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। खड़गे जी दलित हैं। खड़गे जी का ये दर्द आज राज्यसभा में फूटा। थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि वो रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि खड़गे जी ने क्या कहा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में, रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. अब आपने सुन लिया, खड़गे जी बिल्कुल क्लियर हैं। और फिर खड़गे जी ने ये बात कही, और बाद में फिर खड़गे जी ने कहा कि मैंने आज तक, उनका इशारा बिल्कुल साहब, मैं आज तक रोया नहीं हूँ कि मैं दलित हूँ, मैं वंचित हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, तो इसलिए मुझे आप ये एक्स्ट्रा चाहिए। कहना मैंने जब कभी नहीं किया, मैंने अपनी मांग की है, मैंने जोर से बोला हूँ, अपनी मांग को, जायज़ मांग को ठीक से किया और उस तरह से जीवन में आगे बढ़ा हूँ। और ये समझना भी ज़रूरी है
खड़गे जी 21 जुलाई 1942 में उनकी पैदाइश है। 21 जुलाई इसलिए सबको याद रहना चाहिए कि 20 जुलाई को, अब ये तो देश में इतिहास में लिखा जाएगा कि 20 जुलाई को इस देश में जंतर मंतर पे अमित शाह और मोदी की पुलिस ने देश के नौजवान बच्चों को, छात्रों को लाठियों से, कील लगी हुई लाठियों से पीटा, पैलेट गन की गोलियां चलाईं, डंडे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक थे उससे मारा। ये तो लिखा जाएगा। 21 जुलाई को आपको याद ही होगा। और खड़गे जी इन सारी चीज़ों में, मतलब यंग जो लोग हैं उनसे 2 हाथ आगे रहते हैं। जैसा सबको पता है कि खड़गे जी के यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे 21 जुलाई को उनकी बर्थडे के लिए, और वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि चलिए तो आप रुके रहिए, आप थोड़ा इतना चलें। उन्होंने कहा वो सबसे आगे आ गया, उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। और खड़गे जी भी वहाँ धरना प्रदर्शन में जो प्राइम मिनिस्टर निवास के बाहर था उसमें शामिल हो गए थे। मैं इसलिए खड़गे जी की बात कह रहा हूँ, जो बात कहते हैं ना कि मैंने हरदम अपने हक की लड़ाई लड़ी, मैंने कभी रोया नहीं हूँ, मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, ये खड़गे जी ने कभी नहीं किया है। खड़गे जी अपने हक के लिए लड़े हैं। और इसीलिए खड़गे जी का 1-2 चीज़ें और समझ लीजिए। खड़गे जी जब 7 साल के थे, 1948, हैदराबाद स्टेट उस समय थी, उनके सामने जब वहाँ बलवा हुआ और राइट्स हुए, उनके सामने उनकी बहन और उनकी माँ को जला दिया गया था। ये 7 साल की उम्र के बच्चे की बात है। वो वहाँ से भाग के आए, जान बची उनकी किसी तरह से। बाद में उन्होंने लॉ किया, बीए भी किया, लॉ भी किया, दोनों डिग्री हैं उनके साथ। कि अब कम लोग बचे हैं, लेकिन लोग हैं जहाँ जिस स्कूल में पढ़े। यहाँ तो एक व्यक्ति हमारे यहाँ है जो नॉन बायोलॉजिकल है, किस स्कूल में पढ़ा पता नहीं, कहाँ से डिग्री ली सिर्फ कागज़ पे, कौन सी डिग्री ली, दुनिया में एक ही डिग्री, लेकिन इन्होंने प्रॉपर डिग्री ली। और फिर इन्होंने कुछ दिनों तक वकालत भी की। 1972 में ये पहली बार एमएलए बने, 30 साल की उम्र में। और फिर 1972 से 2009 तक लगातार एमएलए बनते रहे। फिर 2009 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुलबर्गा से ये चुनाव हार गए थे। और उसके बाद ये 2020 से राज्यसभा में आ गई है। फिर 2026 में उनका दूसरा टर्म है। खड़गे जी अभी तक जीवन के कुल 12 चुनाव उन्होंने चुनाव लड़े वाले, मतलब उसमें से 11 चुनाव जीते हैं। 2019 का पहला लोकसभा का चुनाव था जो उन्होंने चुनाव हारा। उसके बाद 2 बार राज्यसभा रहे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक विद्वान व्यक्ति है, एक आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है। वो व्यक्ति एमएलए भी रहा, वो व्यक्ति मंत्री भी रहा, वो व्यक्ति स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, वो व्यक्ति आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, केंद्र में भी मंत्री रहे। और ये सारी चीज़ें ये हैं कि खड़गे एक विद्वान व्यक्ति हैं। खड़गे जी को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ये सब भाषाएं वो धारा प्रवाह बोल सकते हैं। उनको फ्रेंड्स करने की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है कि खड़गे जी क्यों गए, ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है। राहुल गांधी प्रयागराज में आए थे। इस सबका कहीं ना कहीं छात्रों की बात तो है ही, लेकिन इलेक्शन भी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये उत्तराखंड संभाल रहे थे। बीजेपी को लगता है कि उत्तराखंड उसकी बपौती है। अब यहाँ पे कोई आए और उसको कैसे बदनाम ना किया जाए, लोगों का उत्साह ना, लोगों के को कहीं तोड़ा ना जाए, इसके लिए उसने ये सब जब ये करके चले गए। तो वो रामलीला मैदान था, उस रामलीला मैदान के जिस मंच से इन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने कहा ये अशुद्ध हो गया है, उसका शुद्धिकरण करेंगे। आपको अगर याद हो तो जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री पहली बार बने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण कराया। ये अखिलेश यादव पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि मैनपुरी में जिस मंदिर में अखिलेश यादव गए थे पूजा करने, उसमें बाद में शुद्धि कराया गया था। तो ये जो आरएसएस का जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाला, जो मनुस्मृति वाला जो मामला है, वही इसका कारण है। जब खड़गे जी ने इस पर बयान दिया तो सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा जी थे। लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, अभी तक तो प्रेसिडेंट ही थे भाजपा के।
उन्होंने उठ के रस्मी तौर पे ये तो कहा कि गलत हुआ, लेकिन कोई ठोस बात इस पे नहीं हुई। भाई कहते कि हम इसकी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, ये तो सबको पता है। तो कोई पक्की बात नहीं कही गई, और इससे खड़गे जी बहुत आहत थे। खड़गे जी आहत थे और पूरा देश, मतलब वो आज भी अगर आप एक 84 साल का व्यक्ति जिसने अपने दम पे पॉलिटिक्स में रहा, जमा रहा, अपना स्थान बनाया, आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके कहीं जाने से कोई चीज़ अपवित्र होती है? 84 साल के व्यक्ति से कोई चीज़ अपवित्र होती है? और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का जवाब धीरे धीरे ये जो नए छात्र हैं, जो नए युवा पीढ़ी है, वो इसका जवाब ज़रूर देगी। अब बात कर लेते हैं सीजेपी सीजन 2। ये कॉकरोच जनता पार्टी, भाई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कॉकरोच जो नाम था वो नाम कहाँ से आया। वो नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने वक्तव्य में कोर्ट में कहा कि ये जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान, ये सब कॉकरोच जैसे हैं, और वहीं से वो नाम शुरू हुआ। ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जो नई पीढ़ी है, ये सटायर, व्यंग, क्योंकि ये अगर आप ऐसे सोचिए तो ये व्यंग के रूप में नाम आया है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन जो कम्युनिकेट करने की क्षमता है इन लोगों की, जब सीजेपी फॉर्म हुई तो 2 करोड़ से ऊपर लोग 3-4 दिन के अंदर उसके मेंबर बन गए। तो ये मेंबर क्या कॉकरोच जनता नहीं, ये उनसे संवाद स्थापित करने में कामयाब रहे, और लोगों का जो एक्सप्रेशन था, जो गुस्सा था, जो क्षोभ था, उसके रूप में ये 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके मेंबर बन गए। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि कैसे वो जंतर मंतर पे आए, कैसे क्या हुए। उसके अलग कारण हो सकते हैं, सोनम वांगचुक को लाया गया, हटाया गया, कैसे सोनम वांगचुक, लेकिन इस सीजेपी को ये तो क्रेडिट जाएगा ही कि उसने हमारे देश के उन छात्रों को में वो अलख जगा दी, वो ये जगा दिया कि वो सवाल पूछने लगे हैं कि जिम्मेदारी किसकी। उनका काम उन्होंने को जो करना था वो सीजेपी ने बिल्कुल बखूबी किया है। अब सीजेपी को ये लगता है कि इसको और बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल है उनका ये पहला आंदोलन। हम सबके मन में शंका ये होती है कहीं अन्ना हजारे पार्ट 2 ना हो जाए, बिल्कुल शंका रहती है। लेकिन क्या इसके डर से सीजेपी दूसरा काम ना करे? क्योंकि अगर सीजेपी बिल्कुल ईमानदारी से इसको कर रही तो करना चाहिए। सीजेपी ने कहा है कि वो इस जो सरकारी स्कूल हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर काम करेगी, उस पर जवाबदेही नियुक्त करने की बात करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, लेकिन ये भी क्लियर है, 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं सीजेपी को। नंबर 1, बात तो सुनी जाएगी दिल्ली में ही। आप सिंधु बॉर्डर और जलगांव और कहीं कहीं आप कुछ करते रहिए, सरकार बहुत कंफर्टेबल, आप कुछ करते रहिए। केन बेतवा देख ही रहे हैं ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मामला तो बनेगा जंतर मंतर या दिल्ली से ही। तो एक चीज ये। दूसरा, पूरी दुनिया की नजर हो जाएगी आपके ऊपर अगर पार्लियामेंट इन सेशन है। ये तो खत्म कर लिया, भाग गए इससे, सबने देखा कि किस तरह से भागे हैं, मतलब अपना रिकॉर्ड बना के भागे मोदी जी और अमित शाह, जिसको कहते हैं ना सिर पे पैर रख के भाग गए। लेकिन अगला सेशन भी आएगा ही आएगा, शीतकालीन सत्र। जितना डिले कर दें, लेकिन 2-3 महीने बाद उसको भी लाना है। सीजेपी को कौन सी जल्दी है? अगर एक 75-76 साल के वृद्ध आदमी को जल्दी नहीं है, तो एक 15-20 साल के बच्चे को क्या जल्दी है? ये लोग इंतजार करेंगे, आंदोलन को गरमाएंगे, और तय बात है कि अगले शीतकालीन सत्र से पहले ये आंदोलन फिर से गरमाएगा, जिसको हम लोग सीजेपी सीजन 2 के रूप में भी देख सकते हैं। वो उन्होंने बड़े काम किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उन्होंने अब जब टारगेट किया है, तो अगर वो सरकारी स्कूल की बात को पे कायम रहते हैं तो मेरे ख्याल में वो ना केवल राह दिखाएंगे, बल्कि एक बड़े आंदोलन के बेसिक उससे जहाँ से शुरू हुआ है, मतलब दे विल बी द पायनियर, उनको हरदम ये इतिहास लिखा जाएगा। अगर वो इस आंदोलन को फिर से दूसरी बार कर लेते हैं
तो एक बड़ी शक्ति के रूप में तो ज़रूर रहेंगे। अब तीसरी बात कर लेते हैं। एक जस्टिस वर्मा जी हैं। अब वर्मा जी के पास इतना पैसा है कि पैसा जला भी देते हैं। ये वही जस्टिस वर्मा है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आज ये जो एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट में, मैं याद दिला दूं क्या हुआ था, जस्टिस वर्मा के घर पे पैसा कैसे पकड़ा गया। क्या 14-15 मार्च की रात 2025 जस्टिस वर्मा जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके घर में आग लगती है। फायर ब्रिगेड आती है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो देखती है कि वहाँ कई बोरों में 500 के नोट की गड्डियाँ हैं और उसमें से खुद आज जली हैं। और ये साफ उस समय हो जाता है कि इसको जलाने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ होता है 20 मार्च को। अच्छा, इनके ऊपर आरोप लगता है, ये कहते हैं मुझे पता ही नहीं। कई करोड़ों रुपया था, वो गिनती आज तक फाइनल नहीं हो पाई है। किसके पास कहाँ गई, कितना गई, किसकी थी, कहाँ ले गए, ये काफ़ी कुछ पता है, लेकिन उसको बोलने में दिक्कत यह है कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। वो रुपया उठ के किसके घर गया, ये इट्स अ ओपन सीक्रेट। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यशवंत वर्मा को ट्रांसफ़र कर दिया वापस उनकी मदर कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भैया तुम यहाँ जाओ, यहाँ नहीं रहो। हालांकि जो दिल्ली के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, अभी भी हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही गए थे। जस्टिस उपाध्याय, जस्टिस वर्मा जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने ओनरशिप ही लेने से मना कर दिया। मेरा पैसा नहीं है, मतलब आपके घर के स्टोर में पैसा पकड़ा जाता है और आपका पैसा नहीं है। 28 मार्च को जस्टिस वर्मा, 28 मार्च 2025 की बात हो रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने आके शपथ ले ली, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया गया। अब इधर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे, जिसको कहते हैं, इसको चूड़ी कसनी शुरू की, क्योंकि बहुत सी अटकलें आ रही थी कि पैसा क्यों दिया गया था, कैसे दिया गया था, किसका था, किस लिए दिया गया था, ये सब चल रहा था। तो राज्यसभा में और लोकसभा दोनों जगह एक मोशन, इनको इम्पीचमेंट के मोशन के लिए एप्लीकेशन दी गई। उधर अगर आपको याद हो तो धनखड़ जी इसी चक्कर में चले गए थे। धनखड़ जी ने ये एप्लीकेशन स्वीकार कर ली, लेकिन ये लोकसभा को अच्छा नहीं लगा और इस बीच एक कमेटी भी बना दी गई और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था। तो जब कमेटी बन गई पार्लियामेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया कि अभी आप इसमें कुछ मत करिए, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है और वो जांच कर रही है और तब तक आप कुछ मत करिए इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट को भी बांध दिया कि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन मत लीजिए। फिर उस कमेटी ने जांच की, इनको भी बुलाया गया, इनसे भी बातचीत हुई और ये डिनायल मोड में थे। ये कमेटी ने अपना लिखा है कि साफ साफ लग रहा है झूठ बोल रहे थे, ये सब बातें कागजी कर रहे थे, और फिर इन्होंने कमेटी में आने से इनकार कर दिया। ये लेफ्ट दी कमेटी। इस बीच क्या हुआ, इनको बिल्कुल बचाने का पूरा वो, अब पहले तो ये कर दिया गया कि वहां के नहीं। फिर जो इम्पीचमेंट का मोशन आया था उसके ऊपर धनखड़ जी बैठ गए कि मुझे ये चेक करना है कि ये जो इस पे दस्तखत हैं वो सही हैं कि नहीं है सांसदों के। तो उस पर ही बैठे रहे, 4-6 महीना उसमें निकल गया। उधर सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ये कर लिया था कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये जांच चल रही है। अब जांच की रिपोर्ट आ गई और उसमें साफ साफ है एक जस्टिस वर्मा ही इसमें इन्वॉल्व है। और जस्टिस वर्मा को जब ये पता लग रहा था टुवर्ड्स द एंड, तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके ऊपर, क्योंकि अब क्या है, अब क्लॉज ये आ गया कि चूंकि वो इम्पीचमेंट मोशन सिटिंग जज के अगेंस्ट होता है, जो पूर्व जज के अगेंस्ट होता ही नहीं है, तो पार्लियामेंट में तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब उनके यहाँ कहीं किसी जब मुकदमा चलेगा तो मुकदमे का कुछ होगा, अपने ही भाई बंधु के अगेंस्ट मुकदमा है तो इसमें क्या इतना हल्ला मचाना, कुछ इस एटीट्यूड से सरकार इसको परस्यू करेगी। लेकिन मूल प्रश्न ये रह जाता है कि अगर इतना पैसा आया है दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली में, और अगर उसको सरकार पूरी तरह से बचाई है उस जज को, तो उनसे क्या क्या काम इसके एवज में करवाया गया होगा, और उनका
मिसाइल उनका ये दिखा के कि देखिए भाई इन्होंने ऐसा किया था, इस तरह से एग्जाम्पल दे के दूसरे जज से भी क्या क्या काम कराया जाता है इसकी एक झलक मिलती है। ये सबको पता है कि जस्टिस वर्मा को होगा कुछ नहीं, क्योंकि चाहे आप जितना आप रंगे हाथ भी पकड़ लिए जाए, लेकिन अगर बीजेपी सरकार आपके सिर पे आपका हाथ है तो चाहे आप बलात्कारी हों, चाहे आप हत्यारे हों, चाहे आप इस तरह का पैसा लेने वाले हों, घूसखोर हों, आपका कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में जाके सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।